नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस एंड टेक के वीकली करंट अफेयर्स को। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। अभी रिसेंटली मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात की है इरेडिकेटिंग टीबी के बारे में। मतलब हम टीबी को आने वाले 2025 तक कैसे खत्म करें, इसके बारे में बात की है। अब ये बैक्टीरियल डिजीज है आपकी, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होती है। अब इसका मेजर जो इम्पैक्ट है पर्सन के लंग्स के ऊपर होता है। अब लंग्स के ऊपर किसी भी बीमारी का असर होगा तो उस केस में कफ देखने को मिलेगा। कुछ टाइम पे आपको ऐसा भी लगता है कि पर्सन को ब्लीडिंग हो रही हो, चेस्ट पेन हो सकता है, वीकनेस महसूस कर सकता है वो पर्सन, उसे बुखार हो सकता है और रात को स्वेट आना, ये कॉमन अंदेशा है टीबी का। अब हम टीबी के बारे में यहाँ पर क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करें इंडिया की तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया में हाईएस्ट नंबर्स ऑफ केसेस देखने को मिलते हैं आपको टीबी के। इस वजह से हम इसके बारे में बात करें कि 2025 तक हम इरेडिकेट यानी खत्म करना चाहते हैं टीबी को, और ये पर्सन टू पर्सन ट्रेवल कर सकते हैं एयर के थ्रू। तो इस वजह से काफ़ी आप ये कह सकते हैं इसका विस्तार देखने को मिल सकता है। तो हम इसे ट्रीट करना चाहते हैं और ये बाय मेडिसिन ट्रीटेबल है, क्यूरेबल है, बट टाइमली अगर पर्सन मेडिसिन ले तो। अब अगर पर्सन पूरा कोर्स खत्म किए बिना ही दवाइयों को बीच में छोड़ देता है तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये आपकी कन्वर्ट हो जाती है सुपर बग्स में। मतलब जो आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट, वो इसके ऊपर वर्क नहीं करेगी। अब अगर वो वर्क नहीं करेगी तो इसका इम्पैक्ट नेगेटिव रहेगा हेल्थ के ऊपर, और जो ड्यूरेशन है कोर्स की, दवाई के कोर्स की, वो लंबी हो जाती है। अब यहाँ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया, दैट इज टीबी मुक्त भारत अभियान, जिसमें 2025 तक, जैसा कि मैंने आपको कहा, हम एलिमिनेट करना चाहते हैं टीबी को भारत से। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का प्रोजेक्ट है। अब इसमें हमने 3-4 चीज़ों के ऊपर फोकस किया है, जैसे निक्षय मित्र इनिशिएटिव, जहाँ पर हम एडिशनल डायग्नोस्टिक की सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ पैसे भी पे कर रहे हैं हम, ताकि आप ये कह सकते हैं कि एक पर्सन मान लीजिए अपनी जॉब पे नहीं जा पा रहा है टीबी के कारण, तो वो पर्सन को कुछ हेल्प मिल सके उसके न्यूट्रिशन में, या आप ये कह सकते हैं घर के खर्चा चलाने में। तो वो भी गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। निक्षय डिजिटल पोर्टल, जहाँ पर हम कम्युनिटी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड निक्षय मित्र पोर्टल, जहाँ पर लाइक आप ये कह सकते हो कि ट्रीटमेंट वगैरह के ऊपर कैसे हम लाइक कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को इम्प्रूव कर सकें, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इसे इम्प्रूव कर सकें, उस सभी चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस है। मेजर एम यहाँ पर हमारा ये है कि कैसे हम एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करके जो हमारा अभी तक ट्रीटमेंट का पूरा जर्नी रहा है टीबी का, उसको और बेटर कर सकें। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि भारत के अंदर लोग टीबी की दवाइयाँ पूरी नहीं करते हैं। तो हम उस चीज़ को इंश्योर करना चाहते हैं कि भाई पर्सन पूरी दवाइयाँ ले, पूरी ट्रीटमेंट ले, ताकि हम टीबी को भारत में से ख़त्म कर सकें। अब इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। देखिए, यहाँ पर सेकंड चीज़ जिसके बारे में मोदी जी ने बात की है, दैट इज इमरजेंसी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने टाइप की इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। विद आर्टिकल आपने बताना है, और कल की क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज एक टाइम कंस्ट्रेंट है। मैं चाहता हूं कि 20 मिनट के अंदर हमारे सभी जो टॉपिक हैं वो खत्म हो। देखिए, मैं ये चाहता हूं कि मैं पूरे टॉपिक के साथ जस्टिस कर सकूं। तो यहाँ मैं कोशिश करूंगा कि कल के जो टॉपिक होंगे, क्योंकि आज 2 दिन के हम कवर कर रहे हैं तो ज़्यादा टॉपिक है, कल हमारे टॉपिक कम होंगे, तो हम इमरजेंसी के बारे में डील करेंगे। हम बात करेंगे कि इमरजेंसी कैसे लगती है, क्या उसके प्रावधान है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है पार्लियामेंट के ऊपर। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, खासकर नेशनल इमरजेंसी के बारे में। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें ये केरला को वार्न किया गया है कि भाई आपके यहाँ पर डेंगू के केस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। कुछ लोग इसे डेंगू भी बोलते हैं, वैसे प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंगली ये डेंगू होता है। देखिए, आपकी डेंगू जो है ये ट्रॉपिकल एरिया की बीमारी है। अब यहाँ आपको ये याद रखना है कि ये मॉस्किटो की काटने से होती है, और 2 मॉस्किटो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दोनों ही एडिस कैटेगरी के आते हैं। एक है एडिस इजिप्टी, एक है आपकी एडिस एल्बोपिक्टस। अब देखिए, यहाँ आपको एक चीज़ समझनी है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ट्रॉपिकल एरिया की ही बीमारी है। देखिए, ट्रॉपिकल एरिया की अगर बात करें तो एक अच्छा क्लाइमेटिक कंडीशन मिलता है इन मच्छरों को पनपने के लिए, क्योंकि ये मच्छर ज़्यादातर आपकी वार्म कंडीशन में पनपते हैं। प्लस यहाँ इन्हें चाहिए होती है ह्यूमिडिटी। अब जैसे ही आप ट्रॉपिकल एरिया से ऊपर चले जाते हो, ह्यूमिडिटी रिड्यूस हो जाती है, प्लस वहाँ पर टेम्परेचर भी थोड़ा ठंडा होने लगता है। तो इस वजह से आपके ये जो मच्छर हैं ट्रॉपिकल एरियाज़ में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, खासकर उन एरियाज़ में जहाँ पर रेनफॉल अच्छी खासी हो। तो आप ये कह सकते हो कि ज़्यादातर इनके केसेस आपको डोलोड्रम वाले एरिया में देखने को मिलते हैं। मतलब इक्वेटर से आप ये कह सकते हो 5 या 10 डिग्री नॉर्थ
या साउथ की तरफ। अब यहाँ आपको 2-3 चीज़ें और याद रखनी है। देखिए, दुनिया में हमने 2-3 टेक्निक अपनाई है। एक तो वॉल्बैचिया बैक्टीरिया। अब देखिए, वॉल्बैचिया बैक्टीरिया वाली टेक्निक आपको मैं एक बार समझा देता हूँ। देखिए, साइंटिस्ट क्या करते हैं, कुछ मॉस्किटो को वॉल्बैचिया से इन्फेक्ट करते हैं और फिर उन्हें रिलीज कर देते हैं लोकल मॉस्किटो के साथ ब्रीडिंग करने के लिए। अब ये जो वॉल्बैचिया बैक्टीरिया है, इसकी वजह से जो आपका डेंगू का जो वायरस है, ये पनपता नहीं है किसी भी एडी इजिप्टी कैटेगरी की फीमेल मॉस्किटोज में। तो इस वजह से इसको ट्रायल किया गया था सबसे पहले इंडोनेशिया में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में। तो इसे डेवलप किया आपके वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम के अंडर। तो ये भी एक कारगर तरीका है। उसके अलावा वैक्सीन भी डेवलप कर दी गई है। इस वैक्सीन का नाम है डेंगीवैक्सिया, जो कि अभी यूएसए ने भी अप्रूव कर दी है। अब इसमें टेक्निक यूज की जाती है लाइव अटेन्यूएटेड वायरस की। अब इसमें क्या किया जाता है कि मान लीजिए एक वायरस है, इसको पैरालिसिस कर दिया हमने। अब पैरालिसिस करने के बाद ना ये जब वीक हो गया, तो इसे हमने इंट्रोड्यूस कर दिया एक पर्सन की बॉडी के अंदर। तो वो एक इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स आपका जनरेट होता है और इसके कारण जब भी नेक्स्ट टाइम उसे मच्छर काटता है, देखिए जब हमने इसे पैरालाइज कर दिया तो ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं होगा आपका जो वायरस है, क्योंकि इसके अंदर उतनी क्षमता नहीं है। अब जब आपको ओरिजिनल में मच्छर काटेगा और उससे ये वायरस आपके अंदर बॉडी में आएगा, तो एक्चुअल में आपका इम्यून सिस्टम पहले से ही रेडी होगा एक डिफेंस पैटर्न के साथ, ताकि इसको आप ये कह सकते हैं टैकल कर सके। तो कहीं ना कहीं उस इम्यून रिस्पॉन्स के कारण आप ज़्यादा इन्फेक्टेड नहीं होंगे इस वायरस के कारण। यानी नॉर्मल थोड़ा बहुत आपको बुखार देखने को मिल सकता है, बट वो डेंजरस नहीं होगा इतना। अब देखिए, एडी इजिप्टी के कारण जीका वायरस फैलता है। अब ये भी एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है जो कि आपकी फेल्वी वायरस कैटेगरी का है। ज़्यादातर इसके केसेस 1947 में युगांडा में देखने को मिले थे, बंदरों में। उसके बाद 1952 में युगांडा के अंदर ही ये फैल गए थे ह्यूमंस में। देन यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया में भी ये फैल गए थे, उसके साउथ में हमने आज ही लोकेशन देखी है इसकी। और बाद में अफ्रीका, अमेरिका और एशिया पैसिफिक में भी ये आपकी बीमारी फैल गई थी, जीका वायरस प्राइमरीली आपकी एडी इजिप्टी मॉस्किटो के कारण फैलती है और ये सेक्सुअली भी ट्रांसमिट हो सकती है। इसके लिए कोई वैक्सीन आपकी अवेलेबल नहीं है। अगर बात की जाए डेंगू की, तो यहाँ आपको याद रखना है अगेन एडी इजिप्टी के कारण ही ये होता है। ये भी अगेन आपके एक वायरल डिजीज़ है, इसके खिलाफ वैक्सीन मिल सकती है आपको, ये तो आपको बताई दी है। देन चिकनगुनिया भी एक बीमारी है जो कि एडी इजिप्टी के कारण ही होती है और यहाँ इसके लिए कोई स्पेसिफिक ड्रग्स नहीं है आपकी। इसमें जैसे जॉइंट में पेन होना, जैसे हाथों में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, सिर में दर्द होना, मसल्स पेन, ये काफ़ी कॉमन सिम्टम देखने को मिलते हैं इन बीमारियों में। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे फोनोन्स के बारे में। देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड ये आपकी टर्म है, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स नॉर्मल कंप्यूटर्स से थोड़े डिफरेंट है। नॉर्मल कंप्यूटर्स आपके बिट्स में वर्क करते हैं, दैट इज 0 and 1 की फॉर्म में वहां पे डाटा आपका स्टोर होता है। बट यहाँ क्वांटम कंप्यूटिंग में बेसिक इंफॉर्मेशन यूनिट रहती है आपकी क्यूबिट्स। क्यूबिट्स मतलब आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और एक टाइम पे साइमल्टेनियसली 0 और 1 भी हो सकती है। मतलब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने कहीं जाना है, आपके सामने 2 रास्ते हैं, या तो आप बाय रोड जाना चाहते हैं या आप बाय प्लेन जाना चाहते हैं। तो जो आपका क्वांटम कंप्यूटर है वो साइमल्टेनियसली दोनों का रिजल्ट दे सकता है कि अगर आप रोड से जाएंगे तो आपका सफर कैसा रहेगा, मतलब आप भविष्य में देख सकते हैं, या आप एयरवेज से ट्रेवल कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। वो दोनों इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली प्रोसेस कर सकता है। बट अगर बात की जाए आपके सुपर कंप्यूटर्स या नॉर्मल कंप्यूटर्स की, ये लीनियर फॉर्म में वर्क करता है। मतलब एक चीज को पहले प्रोसेस करेगा, जैसे पूरा आपका एक्सपीरियंस रोड का पहले जनरेट करेगा और फिर उसके बाद आप दूसरा डाटा डालेंगे कि एयरवेज से कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहेगा, तो ये उसको प्रोसेस करेगा। मतलब इन टोटल मैं यहां पे आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी आप क्वांटम कंप्यूटर्स की बात करते हैं, आपने एक मार्वल की मूवी देखी होगी जहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज सारे कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशंस को लगा के ये बताता है कि हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है जहां पर हम एक्चुअल में जीत सकते हैं। किसके खिलाफ? थानोस के खिलाफ। अब सेम उसने वहां पर 14,000 से ज्यादा आपके प्रावधान देखे थे जहां पे थानोस के साथ वो फाइट करते हैं। अब उसे वो जांचने में कितना टाइम लगा? बहुत कम समय लगा। तो वो भी साइमल्टेनियसली हर रूट को चेक कर रहा था, जैसे हम ये मान के चलते हैं। तो वो एक क्वांटम कंप्यूटर की तरह वर्क कर रहा था। अब क्यूबिट्स जो है बेसिकली इसमें जो पार्टिकल हैं वो इलेक्ट्रॉन्स या कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स की फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं। अब ये जो कर सकते हैं, जो आपके क्यूबिट्स हैं, वो नॉर्मल आपके सेमीकंडक्टर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके क्यूबिट्स हैं
वो क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से वर्क करते हैं, जहां पर आपको सुपर पोजिशनिंग देखने को मिलती है। अब सुपर पोजिशनिंग क्या होती है? जहां पर आप ये देखते हैं कि एक समय पे जब तक आप किसी चीज को छूते नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कॉइन उछाला, अब कॉइन उछाल के मेरे हाथ में हेड है या टेल, जब तक मैंने मुट्ठी खोल के नहीं देखा तब तक मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वो हेड है या टेल। वो सेम टाइम पे आपका हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है। तो यहां क्वांटम कंप्यूटिंग में ये आपको देखने को मिलता है कि भाई जो आपका एक डाटा है वो सेम टाइम पे हेड है और टेल भी है। तो दैट इज देयर, मतलब जो उसकी वैल्यू है वो ऑन है या ऑफ है, सेम टाइम पे वो सेम वैल्यू यहां पर कैरी कर सकता है। अब ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं ना, इनकी जो कैलकुलेशन जो है, या आप ये कह सकते हैं कि जो सुपर कंप्यूटर्स की जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, जिसको उसको सॉल्व करने में ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं, वो महज 5-10 सेकंड में ये सॉल्व कर सकता है। मतलब इतने आपके किफायती, इतने एफिशिएंट होते हैं सुपर कंप्यूटर्स। अब देखिए, नॉर्मली तो हम सुपर कंप्यूटर्स को अलग अलग चीजों से वर्क करते हैं, बट अभी हमारा जो फोकस है वो दो चीजों के ऊपर है। क्या हम लाइट एनर्जी से इसे रन कर सकते हैं, और क्या हम वाइब्रेशन से इसे रन कर सकते हैं। तो लाइट एनर्जी से जब इसे रन किया जाता है तो उसमें फाइटॉन्स का यूज किया जाता है। अब फाइटॉन्स को यूज करते हुए हमने एक मॉडल भी डेवलप किया, दैट इज लीनियर ऑप्टिकल क्वांटम कंप्यूटिंग, जिसमें हम मिरर्स, स्प्लिटर्स, या आप ये कह सकते हैं बिम स्प्लिटर्स, इनका इस्तेमाल करते हैं। अब इसको मैं आपको समझाना चाहूंगा कुछ इस तरह से। जैसे मान लीजिए आपने 1 मिलियन बिट का डाटा सेंड किया, या कोई भी यूनिट ले लीजिए। अब ये इसको ना स्प्लिटर क्या करता है, 2 हाफ में डिवाइड कर देगा। अब जब इसकी इंटरसेक्शन का हम लाइक एक रिफ्लेक्ट करके इंटरसेक्शंस वगैरह करवाएंगे इन दोनों जो आपने स्प्लिट किए वेव को, तो इसके बाद आप डाटा चेक करेंगे तो यहां पर आपका जो एंड रिजल्ट है वो n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को दर्शाता है। बट ये जो चीज है लाइट को स्प्लिट करना, ये बिम स्प्लिटर से पॉसिबल है। बट अभी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे कि क्या हम साउंड के केस में भी सेम कर सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने एकॉस्टिक बिम स्प्लिटर बनाया, जो कि आपके कंघी की शेप का है, जिसमें 2 मीटर लॉन्ग आपने चैनल यूज किया लिथियम नियोबेट का, जो कि एक तरह से आप ये कह सकते हो कि सुपर कंप्यूटिंग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया। अब इसमें जो टेम्परेचर है वो आपका अल्ट्रा लो रखा गया, ताकि आप साउंड के अंदर किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन ना क्रिएट करें। अब दूसरी चीज यहां पर यह कही जाती है कि जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो जो पिच थी, या आप ये कह सकते हैं जो साउंड है, वो ह्यूमन ईयर्स के लिए ऑडिबल नहीं थी। अब यहां हमने कुछ उपकरणों का ऐसा भी इस्तेमाल किया है जो कि आपकी लाइट को एमिट और डिटेक्ट दोनों ही कर सकें, और इसी के लिए हमने बिम स्प्लिटर का भी इस्तेमाल किया। अब सेम जैसे मैंने आपको बताया कि हम लाइट को डिवाइड करते हैं, 2 हिस्सों में बांट देते हैं इक्वल, और उसके बाद उनकी इंटरसेक्शन क्रिएट करवाते हैं जहां से हम डाटास को जांचते हैं। तो सेम प्रोसेस यहां पे भी रिपीट किया गया, और इसमें वही रिजल्ट देखने को मिला जो आपको ऑप्टिकल बिम स्प्लिटर्स में देखने को मिल रहा था। बट यहां अभी हमारे सामने 2 प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, जो पार्टिकल्स हैं वो वेव की तरह बिहेव करते हैं, तो इनका जो मोशन है, या आप ये कह सकते हो कि इनके जो फीचर्स हैं वो विद टाइम चेंज होते हैं। तो अभी हमें उसको समझने की जरूरत है। और यहां आपके जो डाटा है वो सुपर पोजिशंस पे स्टोर्ड है। सुपर पोजिशन मतलब कि एक ही समय पे वो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो ये इनको समझना अभी हमारे लिए, मतलब इस पूरे जो आपके फिबॉन्स हैं, इनको समझना हमारे लिए अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। आने वाले समय में जब रिसर्च और ज्यादा इंक्रीज की जाएगी तो उस समय हमें और ज्यादा बेटर क्लैरिटी हो पाएगी इन मुद्दों पे। अभी के लिए मैं आपको एक करेक्शन करने के लिए कह रहा हूं, मैंने शायद फुबॉन्स बोल दिया था, अभी फोनॉन्स हैं। ये फोनॉन्स मींस जो आपकी वाइब्रेशन या साउंड के कारण आप कोई एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। तो यहां पर फोटॉन्स और फोनॉन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे आईएनएस कृपान के बारे में, नॉट कृपाल, इट्स कृपान, जिसे अभी रिसेंटली इंडिया ने गिफ्ट किया है वियतनाम को। ये आपकी खुरकी क्लास की एक शिप है जो कि एक मिसाइल कॉर्वेट है, जिसे कमीशन किया गया था 1991 में। इसके ऊपर इंडक्टेड है आपकी मीडियम रेंज गन, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स। अभी रिसेंटली यहां पर वियतनाम के साथ हमने एमओयू भी साइन किया है म्यूचुअल लॉजिस्टिक के लिए, और साथ के साथ एक ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट भी रिलीज की गई है जहां पर इंडिया और वियतनाम के डिफेंस पार्टनरशिप के बारे में बात की गई है। 2030 तक हम क्या क्या चीजों में साथ में निवेश कर सकते हैं, इसके बारे में बात की गई है। तीसरी चीज यहां पे आपको याद रखनी है कि एक लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड की गई है अबाउट $100 मिलियन की। किसके साथ? वियतनाम के साथ, जहां पर हम वियतनाम को ये पैसा दे रहे हैं कि भाई आपको अगर कुछ भी, जैसे मान लीजिए डिफेंस इक्विपमेंट हमसे खरीदना हो,
तो यहां पर आप इस लाइन ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि मेरे को 100 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसमें से सिर्फ 10 मिलियन का ही इस्तेमाल करूं, तो मुझे इसके ऊपर ही इंटरेस्ट पे करना होगा, मुझे सारी रकम के ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू माई यूजेस मेरा इंटरेस्ट डिपेंड करेगा। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के बारे में, लेकिन पहले आर्टिकल का कंटेक्स्ट समझते हैं। अभी रिसेंटली एक कपल ने केस कर दिया एक हॉस्पिटल के ऊपर। हॉस्पिटल से गलती क्या हुई? देखिए, आपने एक मूवी देखी होगी गुड न्यूज। अब इस मूवी में क्या होता है कि दलजीत दोसांझ और अक्षय कुमार के स्पर्म एक्सचेंज हो जाते हैं। ऐसी कुछ नेग्लिजेंस एक हॉस्पिटल ने कर दी रियल लाइफ में। अब इसी कारण से इन्हें कंज्यूमर कोर्ट में ले जाया गया इन कपल्स के द्वारा। अब यहां आपको दो चीजें समझनी है, एक तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को, एक आपका इन वीवो फर्टिलाइजेशन को। सबसे पहले हम इन वीवो के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो हम नेचुरली रिप्रोडक्शन के लिए प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज योर इन वीवो फर्टिलाइजेशन, जहां पर आप विद इन द बॉडी एग को फर्टिलाइज करके बेबी की फॉर्मेशन करते हैं। अब बेबी की फॉर्मेशन में फर्स्ट स्टेज आती है आपकी एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो यहां आप ये देखेंगे कि बॉडी के अंदर ही सब कुछ मैकेनिज्म हो रहा है। अब ये नेचुरली भी हो सकता है प्लस आर्टिफिशियली भी हो सकता है। अब आर्टिफिशियली कैसे? जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, उसके स्पर्म काउंट कम है, या आप ये कह सकते हो कि उसके स्पर्म में मोबिलिटी नहीं है, मतलब इतने मोटाइल नहीं है स्पर्म की वो जाके एग को फर्टिलाइज करे, तो उस समय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। तो इन वीवो फर्टिलाइजेशन में आप इसे इंक्लूड करते हैं। बट इन विट्रो इससे टोटली अपोजिट है। जैसे मान लीजिए एक महिला है, उसके वूम यानी कोख में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एग फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती है, या वो बेबी को कैरी नहीं कर पा रही है, मतलब इनिशियल स्टेज में। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि एग और स्पर्म को आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइज किया जाता है। जब वो एम्ब्रियो की फॉर्म में बन जाते हैं तो उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है वुमन के वूम के अंदर। अगर बात की जाए नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की, तो ये एक तरह का इनएक्सपेंसिव, स्पीडी और समरी रिड्रेसल कंज्यूमर फोरम है, जो कि अपील हेयर करता है नीचे वाले कोर्ट से जो भी आते हैं कंज्यूमर रिड्रेसल के लिए। इसको हेड करते हैं या तो कोई सिटिंग या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहां पर कोई भी पर्सन अगर हाई वैल्यू केस है, यानी मोर देन 1 करोड़ रुपीज उसमें इंक्लूड हो, तो उनके लिए यहां पर अपील कर सकता है, मतलब कंप्लेंट कर सकता है। इसके अलावा अगर इससे फर्दर किसी को अपील करनी हो तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। इस डिसीजन के विद इन 30 डेज ये अपील आगे कर सकते हैं। लास्ट चीज जो आपको याद रखनी है, ये कवर करता है दोनों ही चीजें, गुड्स भी और सर्विसेज भी। ये एक तरह का आपका एपलेट अथॉरिटी है, ये आपको याद रखना है। जैसे डिस्ट्रिक्ट फॉरम होती है आपकी, फिर स्टेट कमीशन है, और उसके ऊपर नेशनल कमीशन, और लास्ट में आ जाता है आपका सुप्रीम कोर्ट। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे मत्स्ययान 6000 के बारे में, या समुद्रयान मिशन के बारे में। देखिए, जैसे हमने स्पेस सेक्टर में इसरो बनाया, इसरो बनाने के बाद आज तक हमें कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि इसरो ने बहुत बेहतरीन काम किया है स्पेस सेक्टर में। तो सेम उसी तर्ज पे हम अंडर वाटर भी काम करना चाहते हैं। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के साथ आकर इसरो काम कर रहा है। अब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के बिहाफ पे यहाँ पर काम कर रहा है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। अब इन्होंने मत्स्ययान 6000 बनाने की सोची है। इसे बनाने के पीछे रीजन ये है कि हम समुद्र के अंदर एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं। जैसे समुद्र की तलहटी में कुछ बहुत रेयर मिनरल्स मिलते हैं, आपके मेटल्स मिलते हैं, हम उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके बारे में एक्सपेरिमेंटेशन में आपका मत्स्ययान 6000 हेल्प करेगा। यहाँ 6000 का मतलब ये है कि हम 6000 मीटर तक नीचे डेप्थ में जाना चाहते हैं। अब इसके बारे में हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टाइटन नाम का एक सबमर्सिबल था जो कि टाइटैनिक पे कुछ टूरिस्ट को लेके गया था, लेकिन वो टूरिस्ट अब लौट के वापस नहीं आए, और हमें ये भी नहीं पता लग पा रहा है कि टाइटन है कहाँ, कहाँ गायब हो गया। अब अटलांटिक में डूबे इस जहाज के पीछे वैसे भी टूरिस्ट का बहुत क्रेज है, तो कुछ गए थे पर टाइटन कहीं ना कहीं डूब गया, तो उसके बाद उनका पता नहीं लग पा रहा है। तो यहाँ पर इसी चीज को लेके कुछ हमारे डाउट्स थे मत्स्ययान 6000 के लिए, तो इन्हीं को एड्रेस करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने कुछ चीजें बताई हैं। जैसे इसमें सिंथेटिक फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक तरह का फ्लोटिंग डिवाइस है। अगर मान लीजिए आपका जहाज यानी ये सबमर्सिबल वापस ऊपर नहीं आ पा रहा है, तो उस केस में ये आप सिंथेटिक फॉर्म को ऊपर रिलीज करेंगे, जिससे आपकी लोकेशन ट्रैक हो सकती है, मतलब आपकी फिजिकल लोकेशन को ट्रेस करने में ये हेल्प करेगा। यहाँ हमने इसे बनाया टाइटेनियम से, जो कि स्ट्रांग भी है और लाइटर भी है। इसकी जगह हम कार्बन फाइबर का भी इस्तेमाल कर सकते थे, बट उतनी स्ट्रेंथ और उतना लाइटनेस नहीं हमें देखने को मिल रहा था। अगर हम स्टील को इस्तेमाल करते
तो उसमें इरोजन का खतरा था और वो भारी भी बहुत था, तो वो रीफ सरफेसिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे। तो इस वजह से हमने यहाँ पर कोशिश की है कि हम टाइटेनियम का इस्तेमाल करें। लास्टली आपको याद रखना है कि मत्स्ययान की जो शेप है वो स्फेरिकल रहेगी, ताकि सभी जगह से इक्वल प्रेशर क्रिएट हो और आपकी जो यान है, यानी कि ये जो मत्स्ययान 6000 है, इसके ऊपर डैमेज कम से कम हो। क्योंकि जब आपका अनइवन प्रेशर होगा तो इसकी वजह से वाहन के ऊपर, यानी जो ये मत्स्ययान 6000 है, इसके ऊपर डैमेज आ सकता है, जिससे अंदर जो क्रू मेंबर है उनकी जान को संकट आ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।